हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की एक्सप्लेनर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और नीति आयोग की वेबसाइट पर ये रिपोर्ट अभी अभी यहाँ पर प्रकाशित की गई। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपको इंडिया के अंदर लाने हैं तो साफ सी बात है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराने में क्या क्या चुनौतियाँ यहाँ पर आ रही हैं और मैगजीन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए गए थे वो सब कुछ उठा करके लाया हूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल जो प्रोग्राम है वो क्या है, किस तरीके का टारगेट है। ठीक है, मिनिस्टर पावर का क्या रोल है, ये सब चीज़ें जो मैगजीन के अंदर दी गई। देखिए, मैगजीन में 92 पेजेस थे, कुल आपकी 10 स्लाइडें यहाँ पर काम की बनती हैं। सिर्फ 10 स्लाइडों में ये सब सिकुड़ करके यहाँ आ गया। ठीक है, तो इतना ही काम का, इतना ही पढ़ना है। पूरी मैगजीन पढ़ के नहीं बैठना है, पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है। तो आगे चलें और देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट हमारे काम के हो जाते हैं। तो इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव के बारे में इसके अंदर बताया गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए तो आपका जो फॉसिल फ्यूल वगैरह है या फिर आपके जो आपका ये व्हीकल्स वगैरह हैं, इन सब से हम यहाँ पर ट्रांजिशन कर रहे हैं टू द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, यानी कि जो वाहन है वो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। और जब आप ऐसा कर रहे हो, इसका मतलब आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर का डीकार्बोनाइजेशन कर रहे हो। मतलब क्या है कि आपके जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वहाँ से आपका कार्बन जो है वो नहीं वातावरण में जाना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर वातावरण में नहीं जानी चाहिए। उसको कहा जाता है द स्ट्रेटजी फॉर डीकार्बोनाइजिंग द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ओके, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से किसी भी तरह के हार्मफुल पॉल्यूशन नहीं उत्पन्न होना चाहिए। इसी के लिए हमने ये अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव के बारे में याद रखना है, इसका जो आपको शॉर्ट फॉर्म मिलेगी वो मिलेगी EV30 इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल 2030 में जितने भी व्हीकल बिकेंगे, 2030 तक जितने भी व्हीकल बिकेंगे उसका 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकने चाहिए। लेट से 2030 के अंदर आपके 100 व्हीकल बिके तो उसमें से 30 व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। अब अगर 30 व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल करने हैं, ये टारगेट है हमारा, याद रखना, इतना तो कम से कम याद रखना। ठीक है, अब अगर हमें 30 व्हीकल यहाँ पर चाहिए 2030 तक, तो उसके लिए हमें एक्सेसिबल एंड रोबस्ट नेटवर्क भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो गाड़ियाँ रास्ते में रुक जाएंगी और लोग उनको बंद करके दोबारा से वहीं पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक जो है वो प्रीरिक्विजिट है फॉर अचीविंग द एम्बिशियस ट्रांजिशन। तो अगर हमें ये हासिल करना है तो इतना तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना ही पड़ेगा। ओके, जब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन है क्या। तो चार्जिंग स्टेशन हमें यहाँ पर चाहिए। इस समय कंट्री के अंदर मार्च 2021 तक 2000 चार्जिंग स्टेशन है। ये नहीं पता कहाँ पर है लेकिन है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर लिखा है तो मानना पड़ेगा कि है। और इंडिया को यहाँ पर 4 लाख चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी 2026 तक। कुल 2026 तक आपको 4 लाख चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम करना पड़ेगा, 5 साल तो यूँ ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। याद रखना कि रिपोर्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो 3 किलोमीटर, हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन ज़रूर से होगा। और अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं तो हाईवे पर आपके दोनों तरफ, ठीक है, जैसे दिस इज़ हाईवे और हाईवे के दोनों तरफ आपका लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर आपको कोई ना कोई स्टेशन चार्जिंग मिल जाएगा। ओके, तो अगर आप हाईवे पर साइड से जा रहे हो तो फिर आपको 25 किलोमीटर ऑन बोथ साइड ऑफ हाईवेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्टेशन पर। ओके, तो ये चीज़ आपको मिलेगी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये टारगेट दिए हैं कि हम हर 3 किलोमीटर पर यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे और हाईवे के दोनों तरफ 25 किलोमीटर पर यहाँ पर आपके चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगे। ओके, तो इन इट्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर बताई हैं कि कम से कम इतनी दूरी पर आपको लगाना है। याद रखना, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो, ये सारे पॉइंट काम के हो जाते हैं। और क्या पढ़ोगे वरना इसमें। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखो कि रिपोर्ट के अंदर ये भी दिया गया था कि बैटरी की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 3 व्हीकल है, ई कार्स हैं या फिर फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन कार हैं, उसमें AC DC भाई ये काम का नहीं है, इसको नहीं पढ़ना बैठना। ठीक है, ये मैंने इसलिए डाल दिया था ताकि आपको पता लगे क्या इग्नोर मारना क्या नहीं मारना। अब आप ये देखिए, इनिशिएटिव्स टू एनहेंस EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं। तो रिपोर्ट के अंदर आपको मिलेगा कि इसके अंदर जो हमने GST है, बेसिकली GST को यहाँ पर हमने 18% से 5% कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो उसके साथ अगर आप एक चार्जिंग बैटरी भी लेते हो, याद रखना चार्जिंग बैटरी भी लेते हो, तो उस पर 5% GST यहाँ पर लगेगा। और अगर आप ये जो आपकी बैटरी है ये अलग से लेते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को आपने अलग से ले लिया, ठीक है, आपने कुछ समय पहले लिया था, लेकिन अब आप दोबारा से यहाँ पर बैटरी ले रहे हो तो उस पर 18% GST ही लगेगा। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने के लिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो खरीद ले बंदा कम से कम, उस पर 5% GST यहाँ पर रखा गया है। ओके, उसके बाद आपको मिलेगी कि फेम स्कीम यहाँ पर हमारी चल रही है। फेम का पहला चरण भी खत्म हो चुका है, फेम स्कीम का दूसरा चरण भी यहाँ पर आपका चल रहा है। 1000 करोड़ रुपये का
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलपमेंट करेंगे फेम स्कीम के अंदर। ओके, तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर पता चलेगी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स इशू कर दिए हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताए थे कि किस तरीके से मजबूती प्रदान की जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर को। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ से इतनी समझनी थी। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ठीक है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये सारे काम करोगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर देखना होगा कि एक्सेसिबिलिटी भी मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, यूटिलाइजेशन भी मैक्सिमम होना चाहिए और कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। कॉस्ट ज़्यादा होगी, पेट्रोल से ज़्यादा कॉस्ट रख दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बात समझ रहे हो? ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। अब आपको इसके अंदर नहीं पढ़ना, ठीक है, इसके अंदर नहीं पढ़ना, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, सफिशिएंट है। जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो दिल्ली की गवर्नमेंट ने यहाँ पर कह दिया है कि जो आपकी पार्किंग की जगह है, जैसे होटल वगैरह है या फिर कोई भी है, उसमें पार्किंग का एक स्पेस होता है, उस पार्किंग के स्पेस का 5% सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग के लिए मैंडेटरी बना दिया गया है। बात समझ में आई? तो दिल्ली की गवर्नमेंट ने किया है, क्यों पूरी इंडिया की गवर्नमेंट भी इसको कर सकती है, ठीक है, उसको करना चाहिए। ओके, तो हॉस्पिटल हैं, होटल्स हैं, ऑफिसेज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मूवी थिएटर हैं, उसके अंदर जो पार्किंग प्लेस है उसका 5% हिस्सा आप सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए छोड़ दीजिए। ओके, ताकि लोगों को पार्किंग करने में भी दिक्कत ना हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों को जल्दी से नंबर मिले। बात समझ में आई आपको? तो ऐसा काम होना चाहिए। टोल पर आप क्या कर सकते हो कि उनके लिए अलग से एक लाइन बना सकते हो ताकि इसमें से सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही गुजरें। बात समझ में आई? तो ये सब आपको लुभाने के तरीके हैं कि आप जनता को किसी तरीके से आकर्षित कर सको कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आप खरीदिए। ओके, फिर आप यहाँ पर देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल यहाँ पर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को जब आप यहाँ पर उसको आपको इलेक्ट्रिक ग्रिड से जोड़ना पड़ेगा, तभी तो उसके अंदर बिजली जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल से जोड़ने के लिए आपके बहुत सारे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, यहाँ पर लागू किए गए हैं। जैसे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर कनेक्टिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड जनरल रिसोर्सेज रेगुलेशन 2019। ओके, स्टेट के अपने रेगुलेशंस यहाँ पर होंगे। मीजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई अमेंडमेंट रेगुलेशन 2019। अब ये क्या है, कैसे हैं भाई, इतना डिटेल में भी नहीं जाना। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको इस तरीके से देखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल यहाँ पर बढ़ जाता है। उसके बाद कुछ बैरियर्स यहाँ पर आपको समझ में आएंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में कौन कौन से बैरियर्स यहाँ पर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल बैरियर्स की। आपको मिलेगा कि लिमिटेड रेंज होती है, वन टाइम ट्रेवल डिस्टेंस एट फुल चार्ज चल पाए, ये संभव नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि अभी अभी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, इस वजह से। लैक ऑफ एविडेंस ऑन रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस की अभी भी एविडेंस जो है वो सफिशिएंट नहीं है कि इसकी क्या रिलायबिलिटी है, क्या परफॉर्मेंस होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। ओके, बट ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। लिमिटेड बैटरी लाइफ होती है, आपको बैटरी को चेंज करना पड़ता है, या फिर उसको जब बार बार बैटरी को चार्ज करोगे, सिंपल सी बात है, एक टाइम आएगा खत्म हो जाएगी। ओके, फ्यूअर ईवी मॉडल्स आपको मिलेगा। सोशल बैरियर्स भी यहाँ पर कुछ मिलेंगे। लोगों को पता नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कुछ होता है, उससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये नहीं पता उनको, ठीक है, तो ये चीज़ आपको उनको करानी पड़ेगी अवेयर। ओके, लैक ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस रिगार्डिंग ईवी, तो यही बात मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से कौन कौन से एनवायरनमेंट को फ़ायदे होंगे, ये भी नहीं पता है। ओके, प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में भी नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नए आ रहे हैं तो लोगों को, जैसे आपने अब पुराने व्हीकल के बारे में पता है कि भाई इतना माइलेज और ये सब वगैरह चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में उन्हें कम मालूम है। इकोनॉमिक बैरियर भी सामने आ जाते हैं, जैसे परचेज़ के हायर प्राइस देखने के लिए मिलेंगे, बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी आपको मिलेगी, और तो और 18% GST सरकार थोप रखी है यहाँ पर। और राइट, तो बैटरी रिप्लेसमेंट पर याद रखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल जब परचेज़ करेंगे तब जो बैटरी आपको उसके साथ में मिलेगी उस पर 5% GST लगेगा, लेकिन अगर आप बैटरी अलग से खरीदोगे तो आपको 18% GST देना पड़ेगा। हायर इलेक्ट्रिसिटी प्राइस फॉर चार्जिंग मिलेगा, ठीक है, चार्जिंग के लिए आपको प्राइस के ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। लैक ऑफ क्रेडिट एक्सेस ऑफ ईवीज़ के लिए जो आपकी क्रेडिट है, जो साख है, जो बैंक वगैरह लोन देंगे, वो उसकी भी कमी देखने के लिए मिलेगी। ये सब चैलेंजेस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर्स के अंदर आपको मिलेगा चार्जिंग स्टेशन की कमी, सिंपल सी बात है। 2000 हैं इस टाइम, वो भी पता नहीं कहाँ है, लेकिन आने वाले समय में हमें 4 लाख 6 लाख तक चाहिएंगे। लैक ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, छोटा मुद्दा नहीं है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़राब हो गया तो मेंटेनेंस कहाँ होगी उसकी? नो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, बाहर की इंडस्ट्रीज़ ही यहाँ पर आकर के ये सब काम कर रही है। पॉलिसी बैरियर भी दिखेंगे, जैसे कि लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग या गवर्नमेंट पार्ट गोल्स, एब्सेंस ऑफ एन एनुअल टैक्स एग्जम्पशन जैसा कुछ है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस अबाउट ईवी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि अब मान लीजिए नीति आयोग ने अब रिपोर्ट जारी की है तो आपको पॉलिसी बैरियर्स नहीं लिखने, क्यों? क्योंकि सरकार ने काम किया है पॉलिसी के रिगार्डिंग, ठीक है, तो पॉलिसी बैरियर्स को छोड़ दीजिए, बाकी के 4 लिखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सही सही बात लिखी हुई है तो बाकी के 4 ऐड कीजिए। इस तरीके से आपको काम करना है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ दी गई थी बैटरी स्वैपिंग के बारे में। बैटरी स्वैपिंग इन विच इट डिप्लीटेड
इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी इज रिमूव्ड फ्रॉम द व्हीकल एंड रिप्लेस विद अ फुल्ली चार्ज वन। तो बैटरी को पूरी तरीके से रिमूव करना पड़ता है, पुरानी बैटरी हटा करके नई बैटरी डालना बैटरी स्वैपिंग कहलाता है। इसके एडवांटेज भी मिलेंगे, डिसएडवांटेज भी मिलेंगे। डिसएडवांटेज के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मैं पॉइंट आपको शुरू से समझा रहा हूँ कि हायर जीएसटी ऑन सेपरेट बैटरी आपको मिलेगा 18%, और बैटरी जो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ शोल्ड करोगे उस पर 5% जीएसटी लगेगा। ये ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, सफिशिएंट है इतना ही। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इससे ज़्यादा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं जानना, पूरी रिपोर्ट के अंदर से कुछ नहीं जानना था, सफिशिएंट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ गया आप लिख पाओगे, 250 वर्ड का हो चाहे 200 वर्ड का हो, सब लिख पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।